aspirants, how are you all? Once again, welcome back on our platform मेंस वाला. Here this is सुचिता सिंह. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे प्रतिबद्ध 1.0 में पॉलिटी की सेकंड क्लास है, ठीक है. फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रो देखा, सिलेबस क्या है, हमारी क्या अप्रोच रहेगी, ऑलमोस्ट कितने लेक्चर्स में हम सिलेबस कवर करेंगे और आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए. फिर उसके बाद हमने प्रीलिम्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एनालाइज किया, जिससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि पूरे 6 पॉइंट से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. और टोटल वेटेज इस यूनिट का ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन है. तो इस तरह से हमने कल का पूरा वीडियो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रो वीडियो था, जिसमें हमने एक समझ सब्जेक्ट में क्या है, क्या पढ़ना है, ये विकसित करने की कोशिश की है, ठीक है. तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे. हमारे सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है. तो इसी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे आगमन कब हुआ. उसके बाद किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उनके व्यापार के उद्देश्य थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उनके व्यापार के उद्देश्य प्रशासन के उद्देश्य में बदलने लगे, ठीक है. मतलब उन्होंने धीरे धीरे भारत की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. तो हम वो पढ़ेंगे. फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से कंपनी को भी भंग किया और कंपनी से शासन लेकर क्राउन को सौंप दिया गया, ठीक है. फिर एट लास्ट हम पढ़ेंगे किस तरह से भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है. तो इस तरह से हमारा एक टॉपिक खत्म होगा, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर संवैधानिक विकास कहते हैं, ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में कब आई, उनके क्या उद्देश्य थे और किस तरह से उनको धीरे धीरे इतनी पावर मिली, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आई, ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपका राइट आंसर 1600 AD हो जाएगा, ठीक है. हालांकि ऐसे क्वेश्चंस पॉलिटी के नहीं हैं, लेकिन आप याद रख सकते हैं, ओके. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में भारत में आई, तो 1600 ईस्वी के समय लगभग इंडिया में मुगल्स का रूल चल रहा था, ठीक है. कौन रूल कर रहे थे? तो इंडिया में उस टाइम पे मुगल्स रूल कर रहे थे. तो औरंगजेब के टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई, तो औरंगजेब ने पहले इन्हें परमिशन नहीं दी, ठीक है. लेकिन कुछ टाइम बाद जब औरंगजेब को भी इनसे अपने फायदे समझ में आए कि हाँ, ये कुछ टैक्स देंगे, रेवेन्यू देंगे, तो जब औरंगजेब को इनसे लाभ मिलेगा, तो फिर औरंगजेब ने इनकी शाही मदद की, ठीक है. मतलब जिसे हम रॉयल फेवर कहते हैं. तो औरंगजेब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल फेवर दिया गया, ठीक है. तो फिर औरंगजेब के राज्य में उनके सल्तनत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत जगह अपने कैंप खोले. और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि आखिर क्यों हम औरंगजेब को टैक्स दे, रेवेन्यू दे, है ना. अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया, ठीक है. लेकिन उस टाइम पर मतलब 1600 AD के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी अभी उतने अस्तित्व में नहीं थी, मतलब उतनी उनके पास शक्तियाँ नहीं थी कि वो औरंगजेब को, मुगल सल्तनत को हरा सके, ठीक है. तो इस तरह से इस प्रयास में ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता नहीं मिलती है. तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वापस औरंगजेब से रिक्वेस्ट करती है कि हमारी गलती हो गई, आप हमसे उपहार ले लीजिए. इस तरह से फिर ये बात खत्म होती है और वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल जाती है ट्रेड करने की, ठीक है. औरंगजेब की सल्तनत में व्यापार करने की परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस मिल जाती है. लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसा कि आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या आगे चल के आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मनीष सर आपको पढ़ाएंगे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई, ठीक है. मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ सक्सेसर आए जो कि बहुत वीक थे. तो कमज़ोर शासकों के कारण फिर
मुगल सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, हालांकि ये सब हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, आप वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मुगल सल्तनत का जैसे ही पतन हो गया, मतलब जब मुगल सल्तनत का डिक्लाइन हो गया, तो 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लाजी हुई। ठीक है, बैटल ऑफ प्लाजी किनके बीच हुई थी, आप सभी बताइए। तो बैटल ऑफ प्लाजी सिराजुद्दौला और कंपनी के साथ हुई थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब आप अभी इतना डीप में न जाएं कि सिराजुद्दौला कौन था, ये सब अभी आपको नहीं जानना है। ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक है, आप वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम मेजर इवेंट्स की बात करें तो हमारे पॉलिटी में 3 मेजर इवेंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज 1757, that is Battle of Plassey. Second one is 1761, that is Battle of Panipat third, and the third one is 1764, means Battle of Buxar. ठीक है, पॉलिटी में आपको मेनली ये 3 इवेंट्स याद रखने हैं। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लाजी हुआ सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच। उस वक्त मतलब 1757 के टाइम पर कंपनी की स्थिति मजबूत हो गई थी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की इसमें हार होती है और कंपनी इसमें जीत जाती है। अब देखिए, अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं या कुछ भी, हम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं या कहीं भी, तो अगर हमारी हार होती है तो अपोनेंट को, मतलब जिससे हमारा कंपटीशन था, उसे कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस का पता चल जाता है। एम आई राइट? तो इस तरह से इस हार में, मतलब जो ब्रिटिशर्स की इसमें जीत हुई, तो ब्रिटिशर्स को इंडिया में कुछ वीकनेस भी पता चली। लाइक इंडिया में बहुत पॉलिटिकल डिस्टरबेंस है, राजनीतिक अस्थिरता है, यहाँ की जो आर्मी है वो अनट्रेंड है, मतलब आर्मी को यहाँ पर प्रॉपर प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं दी गई है, और जैसे यहाँ पर फूट डालो राज करो ये नीति चलाई जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ वीकनेस कंपनी को इस लड़ाई के माध्यम से, मतलब बैटल ऑफ प्लाजी के द्वारा पता चली। ठीक है, फिर बैटल ऑफ प्लाजी के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज 1761 का बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। पानीपत तृतीय की युद्ध किनके बीच हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली कौन थे, तो अहमद शाह अब्दाली बेसिकली एक पर्शियन रूलर थे, उनके सक्सेसर थे। ठीक है, उन पर्शियन रूलर ने भी एक बार दिल्ली में आक्रमण किया था और यहाँ से बहुमूल्य वस्तुएं जैसे हीरा और कुछ सॉरी और कुछ अमूल्य वस्तुएं ले गए थे। ठीक है, तो उनके सक्सेसर ने भी आक्रमण किया, जिनका युद्ध मराठाओं के साथ हुआ था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। ओके, फिर उसके बाद युद्ध होता है 1764 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें 3 बड़ी सेनाओं, मतलब 3 बड़ी शक्तियों ने एक संयुक्त सेना का गठन किया और फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध लड़ाई की। ठीक है, तो इसमें कौन 3 बड़ी शक्तियां थी, तो पहला अवध, दूसरा मुगल और तीसरा बंगाल। तो ये 3 बड़ी शक्तियों ने एक साथ स्वयं को संयुक्त किया और फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने युद्ध किया। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स की स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इन्होंने इन तीनों की संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। समझ आ रही मेरी बात? मतलब आप खुद सोचिए, एक को नहीं, पूरी 3 की संयुक्त सेना को ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया। ठीक है, तो इस तरह से 1764 तक ब्रिटिशर्स की स्थिति बहुत अच्छी खासी हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पर अपने मूल स्वरूप में आ गई थी। ठीक है, मतलब उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, उनका वर्चस्व बढ़ गया था, और सबसे ज़रूरी बात कि इसके बाद कंपनी का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम चलिए देखते हैं कंपनी का शासन कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ, देन हम देखेंगे क्राउन का शासन कब स्टार्ट हुआ और कब तक चला। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारे सामने अगला है अधिनियम शासन। मतलब अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिवाइड करें, विभाजित करें, तो बेसिकली 2 तरह से इसको हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कंपनी का शासन, मतलब कंपनी रूल, एंड द सेकेंड वन इज क्राउन का शासन, मतलब क्राउन रूल। ठीक है, कंपनी रूल में हम उन अधिनियम को रखते हैं, उन एक्ट को रखते हैं
जब कंपनी का हमारे देश में शासन प्रशासन चल रहा था, ठीक है। और क्राउन रूल बेसिकली हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब कंपनी को भंग कर दिया गया और सीधे ब्रिटिशर्स का नियंत्रण हमारे भारत पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कंपनी के शासन में सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। आपने देखा 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हालात कितने अच्छे हो चुके थे, ठीक है। तो फिर 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट से आप समझ सकते हैं नियंत्रण करना। तो ये एक ऐसा एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। मतलब कंपनी ने अभी तक भारत में मनमाने ढंग से व्यापार किया, समझ आ रही। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उन पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट को कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, ठीक है। इतना क्लियर। देन एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ये कुछ रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी, उन्हें दूर करने के लिए लाया गया था। हालांकि ये एक्ट फेल हो गया था, तो इसे पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बेसिकली एक ऐसा एक्ट था जो कि ब्रिटिश के पीएम के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो हम इसे भी पढ़ेंगे। देन चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब चार्टर एक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें इतना है कि हर 20 साल में एक एक्ट आता था जिसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को, मतलब कंपनी के ट्रेडिंग राइट को 20 वर्ष के लिए और वैलिडिटी मिल जाती थी, ठीक है। मतलब देखिए लाइक अगर 1793 में एक एक्ट आया तो उससे 20 वर्ष के लिए कंपनी को ट्रेडिंग राइट की वैलिडिटी मिल गई, ठीक है। फिर वो कब तक चलेगा, तो 1813 तक। देन 1813 में एक और चार्टर एक्ट आ गया जिससे वापस कंपनी की वैलिडिटी, मतलब ट्रेडिंग राइट की वैलिडिटी 20 साल और बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से 4 बार चार्टर एक्ट आए, 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। गॉट इट। देन हमारा आता है क्राउन का शासन। 1853 का अधिनियम, 1853 का चार्टर एक्ट बेसिकली कंपनी के शासन का लास्ट अधिनियम था, ठीक है। फिर क्राउन के शासन में सबसे पहला है भारत का शासन अधिनियम 1858, दूसरा है भारत का परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है साहिब उपाधि अधिनियम 1876, चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1892, नेक्स्ट है मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909, और फिर छठवां है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935, और लास्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। जिसमें आपका 1919 और 1935 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी यहीं से आने हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम डायरेक्टली 1919 पर स्विच करेंगे तो आपको न तो टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी कि अगर हम द्वैत शासन का प्रयोग कर रहे हैं तो द्वैत शासन का मतलब क्या है, ठीक है। और कुछ भी अगर आप पहले से कुछ बेसिक नहीं पढ़े हैं तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं और आपने वो पहले से पढ़ रखे हैं, मतलब अगर आपको इन केस ये वीडियो आपकी यूज़ करने लगे तो आप प्लीज़ इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई बाउंडेड नहीं है, यहाँ से भले क्वेश्चन ना आए लेकिन रिलेट करने के लिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 1919 के पहले के जो एक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जिससे आपको आगे भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना आए। गॉट इट। और अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप हिस्ट्री की क्लासेस में इन एक्ट्स को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा लगे कि क्लास फालतू चल रही है या फिर ये टॉपिक्स का कोई भी यूज़ नहीं है आपकी प्रिपरेशन में, आपके एग्ज़ाम में, तो यू कैन स्किप द लेक्चर, ओके। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, फैक्ट्स को रिलेट करने के लिए, इन केस अगर कोई फैक्ट उस टाइम पर आपके माइंड पर
एग्ज़ाम हॉल में क्लिक नहीं कर रहा है तो रिलेट करने के लिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी रूल का सबसे पहला एक्ट है, ठीक है, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर, मतलब फर्स्ट माइल स्टोन इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, कंपनी की प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दी, मतलब अभी तक 1773 तक कंपनी सिर्फ व्यापार कर रही थी, ठीक है, मतलब कंपनी के सिर्फ व्यापारिक कार्यों को ही मान्यता थी। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में राजनैतिक हस्तक्षेप करने की भी मान्यता दे दी गई। इसके अलावा कंपनी को प्रशासनिक कार्यों के लिए भी मान्यता दे दी गई, ठीक है। अभी हम और डिस्कस करेंगे, अभी आप सुनते जाइए। द नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया, मतलब जो बंगाल का गवर्नर है वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाए जाने लगे, ठीक है। मतलब अभी तक जिसे हम बंगाल का गवर्नर कहते थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उन्हीं को हम बंगाल के गवर्नर जनरल कहने लगे, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल कहने के साथ उनकी शक्तियों का भी विस्तार किया गया, मतलब अब उनके अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल भी आएंगे, ठीक है। मतलब बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनके अधीन मुंबई और मद्रास के भी गवर्नर आएंगे, गॉट इट। तो इस तरह से बंगाल का पहले गवर्नर जनरल का नाम वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। आपका नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अभी मैंने बताया वॉरेन हेस्टिंग कब बने, तो 20 अक्टूबर 1773 को बने, ठीक है। बेसिकली आप डेट मत याद रखें, सिर्फ इतना याद रखें कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, गॉट इट। फिर आपके पास अगला पॉइंट है कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जो जिसका क्षेत्र अधिकार सिर्फ कलकत्ता था, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट में इस कोर्ट में सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम है एलिजाह एम्पे। क्या नाम है, तो एलिजाह एम्पे इस सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस का नाम है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो आपका राइट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा, ठीक है। उसका क्षेत्र अधिकार क्या था, तो क्षेत्र अधिकार सिर्फ कलकत्ता था। स्ट्रक्चर क्या था, तो स्ट्रक्चर एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजाह एम्पे था। इतना क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने के अलावा भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लागू, मतलब ऐसा प्रोविज़न किया गया कि जो कंपनी की एम्प्लॉई हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, वो भारतीयों से रिश्वत या उपहार नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मतलब उनका काम है कि वो अपने काम से काम मतलब रखें, उनको भारतीयों से किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत संबंध या उपहार या रिश्वत लेने की परमिशन नहीं दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का सशक्त नियंत्रण लागू। जैसा कि मैंने अभी ही बताया कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है वो भी आप अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियां विस्तारित की गई। उनके अंतर्गत मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल आए, तो उनकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय मतलब 4 लोगों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, एक काउंसिल का गठन किया गया, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ फीचर्स हैं, आप इनमें याद रखें। 2 मेन इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप मत भूलिएगा, लाइक
बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया और इसके अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसका क्षेत्र अधिकार कलकत्ता था, ठीक है। और स्थापित कहाँ था? तो स्थापित भी कलकत्ता में ही था। तो इस तरह से ये रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ फीचर्स थे। चलिए हम इन्हें एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है द फर्स्ट माइलस्टोन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आप सभी मेजर वर्ड्स को यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। तो फर्स्ट माइलस्टोन मतलब पहला मील का पत्थर। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर था उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग इस तरह से बने हुए पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर भी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ही थे, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे 1773 के समय और उन्हीं को फिर बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। अगला पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, अ चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, ठीक है। याद रहेगा इन कलकत्ता इन 1774। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्थापित कब हुआ? तो 1774 में हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिए। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी पर एक सशक्त नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। देन अपने सामने अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, ठीक है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक एक्ट और आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक है। लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए लाया गया था और यह फेल हो गया था, मतलब इस एक्ट में को सफलता नहीं मिली थी, इस कारण से हम इस एक्ट को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके सामने अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक ऐसा एक्ट था जो कि ब्रिटिश के पीएम के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया एक्ट। डायआर्की रूल का प्रारंभ, मतलब द्वैत शासन का प्रारंभ, जिसके अंतर्गत दो बॉडीज बनी, फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी एंड सेकंड वन इज बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बीओसी, ठीक है। अब डायआर्की रूल क्या है आप वो समझिए, देखिए। वेट अ सेकंड, हाँ। तो डायआर्की रूल मतलब द्वैत शासन। जो द्वैत शासन 1784 में लाया गया उसके अंतर्गत दो बॉडीज बनी, ठीक है। पहला क्या था? तो पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी था और दूसरा क्या था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर मतलब बीओसी था, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम ये था कि वो व्यापारिक मामले संभाले, मतलब जो कंपनी के व्यापारिक मामले हैं उनका कार्य था बीओडी का, ठीक है। उन वो किनके कार्य क्षेत्र में आते थे? तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्य क्षेत्र में आते थे। लेकिन जो कंपनी के राजनैतिक मामले हैं, जो कंपनी के प्रशासनिक मामले हैं, वो बीओसी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। डायरेक्टर क्या करेगा? तो डायरेक्टर व्यापार संभालेगा। कंट्रोलर क्या करेगा? तो कंट्रोलर प्रशासन संभालेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखें कि 1784 के अधिनियम के द्वारा कंपनी में ही दो बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था कि वो व्यापारिक मामले संभाले और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था कि वो प्रशासनिक मामले संभाले, ठीक है। तो इस तरह दो अलग अलग बॉडीज एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करते हुए कार्यरत थी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है गवर्नर जनरल को ब्रिटिश मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद भारत के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूर्ण नियंत्रण। अब देखिए यहाँ पर 1773 में जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत जो कंपनी है, जो भारत में कंपनी रूल कर रही है, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है। लेकिन वो कंप्लीट रूप से इम्पोज नहीं किया गया। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इस नियंत्रण को पूर्ण रूप से लागू किया गया।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूर्णतः नियंत्रण कब हुआ, तो आपका राइट आंसर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज भारत को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये भी पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे पीएम का नाम दिया हुआ है, मतलब जिस पीएम के द्वारा इस एक्ट को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था उनका नाम है पिट्स द अंगकर। ठीक है, तो आप इतने पॉइंट्स पिट्स इंडिया एक्ट में लर्न रखें। सॉरी। फिर आपके पास अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 से पहले एक एक्ट आया था, दैट वाज चार्टर एक्ट 1793। लेकिन आप वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे जो अपने काम का है जिससे आपकी समझ विकसित होगी, हम सिर्फ वही बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप चार्टर एक्ट 1793 को बहुत ईजिली स्किप कर सकते हैं। वी कैन स्विच ऑन चार्टर एक्ट 1813। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है मिशनरीज को भारत आने की अनुमति दी गई। अब मिशनरीज कौन है वो समझिए, मतलब मिशनरीज कौन है। तो मिशनरीज एक ऐसी कम्युनिटी होती है, एक ऐसे लोगों का ग्रुप होते हैं जिनका काम होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, मतलब किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने वाली कम्युनिटी को ही हम मिशनरी कहते हैं। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरीज को भारत में आने की अनुमति दे दी गई कि वो भारत में आ सकते हैं, अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे आप एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनते जाएं। तो यहाँ पे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार मतलब मोनोपोली। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। मतलब अभी तक ऐसा था कि अगर भारत में कोई व्यापार करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के द्वारा ऐसा प्रोविजन खत्म कर दिया गया। अब विथ परमिशन मतलब अनुमति के साथ कोई भी भारत में व्यापार कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीज़ें ऐसी थी जिनका व्यापार अब भी भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, चीनी और चाय को छोड़कर। मतलब चीनी और चाय को छोड़कर कोई भी ऐसा जो भारत में व्यापार करने चाहते हो वो परमिशन के साथ 1813 चार्टर एक्ट के बाद भारत में व्यापार कर सकते हैं। समझ आया? अगला पॉइंट है इसे ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। फिर दूसरा है कंपनी के अधिकार वर्ष पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 1793 में एक अधिनियम आया। ठीक है, वो कब तक चला? तो वो चला 1813 तक। उसके द्वारा जो कंपनी के अधिकार पत्र को बढ़ाया गया था उसकी वैलिडिटी 1813 में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए फिर दूसरा एक्ट आएगा। ठीक है, तो फिर कौन सा एक्ट आया? तो फिर चार्टर एक्ट 1813 आया। देन इसकी वैलिडिटी 1833 में ख़त्म होगी। तो फिर कौन सा एक्ट आएगा? तो फिर चार्टर एक्ट 1833 आएगा। इस तरह से चार्टर एक्ट 4 बार आएगा। ठीक है, 1853 तक। और बेसिकली चार्टर एक्ट 1853 ही कंपनी रूल का लास्ट एक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद कंपनी से शासन ले लिया जाता है और उसे ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश ताज को सौंप दिया जाता है। समझ आया? फिर तब से हमारे भारत में महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। गॉट इट? तो इस तरह से ये पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, आप इन्हें ध्यान में रखें। यहाँ पे इंग्लिश में है पिट्स इंडिया एक्ट ब्रॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर। समझ आया? इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की रूल मतलब द्वैत शासन, जिसमें बीओडी बीओसी क्या है आपने वो देखा। द गवर्नर जनरल इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश मिलिट्री। ये भी पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोलकाता एज द कैपिटल ऑफ कंपनी मतलब भारत में कंपनी की राजधानी के रूप में कोलकाता को बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द वर्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। भारत के कार्य मतलब भारत में जो कंपनी के कार्य हैं उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। इंडिया वॉज कॉल्ड अ ब्रिटिश डोमिनेटेड एरिया। भारत को एक ऐसा क्षेत्र कहा गया जो ब्रिटिश डोमिनेटेड है। ठीक है, मतलब ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र है। फिर उसके बाद पीएम का नेम दिया हुआ है। देन अगला है चार्टर एक्ट 1813 जिसमें मिशनरीज अलाउड टू कम टू इंडिया। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया मिशनरी क्या है,
तो मिशनरी एक ऐसी कम्युनिटी है जो किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को प्रमोट करती है, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इंडेड, मतलब जो कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था, एक ऐसा अधिकार था जिसमें सिर्फ कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, उसे खत्म किया गया, ठीक है। अब कंपनी के साथ बाकी और भी जो व्यापार करना चाहें वे अनुमति के साथ व्यापार कर सकते हैं। 1 लाख ग्रांट इन एजुकेशन, मतलब 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए दिए गए। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब देखिए, आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, सॉरी, कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। देखिए, जिसको मतलब जिस पद को हम 1773 तक बंगाल का गवर्नर कहते थे, ठीक है, उसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, एक वर्ड ऐड किया गया, दैट इज जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बना दिया गया। अब उस गवर्नर जनरल को, मतलब उस बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का ही, मतलब संपूर्ण भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। इतना समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, दास प्रथा की समाप्ति, मतलब जो भारत में भारतीयों के साथ स्लेवरी सिस्टम था उसको इंड किया गया। देन कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त, कंपनी को प्रशासनिक निकाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया। देखिए, बेसिकली यहाँ पे जो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट है उनको इंग्लिश में लिख दिया गया है, ठीक है। वो ऐसा क्योंकि हमें बार बार, एक बार यहाँ पे हिंदी में हम एक्सप्लेन करें देन वापस इंग्लिश में करें, दैट विल बी अ टाइम लॉस। ओके, तो इस तरह से जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो एक बार समझ लें। बाकी आपको पीपीटी मिलेगी, नोट्स मिलेगी, तो आप वहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर एक बार रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। अब देखिए, 1813 में जो एक्ट आया था उसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, मतलब मोनोपोली को इंड किया गया था, ठीक है। उसमें ऐसा सिस्टम था कि कंपनी भी व्यापार करे और साथ में अगर कोई दूसरा भी चाहे तो वो भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया, उसको कम्प्लीटली समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, कंपनी का अब सिर्फ एक ही कार्य होगा, दैट इज प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। समझ आया? मतलब देखिए, जिस उद्देश्य से कंपनी भारत में आई थी अब उस उद्देश्य को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने धीरे धीरे भारत की राजनीतिक अस्थिरता को समझा, भारत में पॉलिटिकल डिस्टरबेंस चल रहा है उसे समझा, फिर उन्होंने धीरे धीरे पकड़ स्थापित की और एक दिन, मतलब सॉरी, एक एक्ट में उन्होंने अपने उद्देश्य को ही चेंज कर दिया। उन्होंने व्यापारिक उद्देश्य से सीधे प्रशासनिक मार्ग को अपना लिया कि अब कंपनी भारत में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन करेगी। समझ आया? अगला पॉइंट है, मद्रास मुंबई के गवर्नर की विधायी शक्ति समाप्त। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। देन 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए विधि आयोग का गठन कब किया गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? तो मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, याद रहेगा। हालांकि आपको ये सब हिस्ट्री में मनीष सर एक बार और पढ़ाएंगे, लेकिन आप अभी एक बार शॉर्ट में देखते चले, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस तरह से सबसे पहले गवर्नर जनरल का नाम विलियम बेंटिक है, ठीक है। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो उनका नाम वॉरेन हेस्टिंग था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो उनका नाम विलियम बेंटिक है, ठीक है। फिर इसमें आप एक पॉइंट और याद रखिए कि 1833 के अधिनियम के बाद कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, मतलब कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद कंपनी का सिर्फ एक ही कार्य था और वह था प्रशासन को संभालना,
एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ठीक है। तो ये पूरा हो गया 1833 का चार्टर एक्ट। अब बात आती है 1853 के चार्टर एक्ट पर। तो 1853 के चार्टर एक्ट में बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटा करके 18 किया गया, नॉट इम्पॉर्टेंट। कंपनी के उच्च पदों की प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने हेतु मैकाले समिति 1854 का गठन, मतलब जो कंपनी में हायर पोस्ट है उनको अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बेसिस पर भरने के लिए मैकाले समिति 1854 का गठन किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद है, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है, इसमें कार्यों का बंटवारा किया गया, ठीक है। पहला क्या था, तो पहला विधायी कार्य और दूसरा क्या था, तो दूसरा प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो जाएगा, ओके। फिर भारतीय विधान परिषद का गठन, मतलब भारत में विधान परिषद का गठन किया गया, जो कि छोटी संसद मतलब छोटी संसद मिनी पार्लियामेंट के रूप में कार्य करती थी, ठीक है। फिर पहली बार भारतीय केंद्र विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू। हालांकि इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको लर्न रखना है, बाकी आप एक बार हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे ही, तो यहाँ पे आप याद रखें कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी में जो हायर पोस्ट हैं, जो उच्च पद हैं, उनको भरने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराए जाने लगे, ठीक है। और उसके लिए मैकाले समिति 1854 का गठन किया गया। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखें। यहाँ पे 1833 का है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज विलियम बेंटिक, एंड ऑफ स्लेवरी, मतलब जो अभी तक दास प्रथा भारत में चली आ रही थी उसको खत्म करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। द बिजनेस राइट्स ऑफ द कंपनी आर कम्प्लीटली टर्मिनेटेड, जो कंपनी के बिजनेस राइट्स थे मतलब व्यापारिक जो उनके ट्रेड राइट्स थे वो कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिए गए, कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिए गए। द कंपनी वॉज मेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अब कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। फिर उसके बाद ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ लॉ कमीशन, विधि आयोग का गठन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में, ठीक है, तो याद रहेगा। फिर अगला पॉइंट है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट वर्कड एज मिनी पार्लियामेंट, ठीक है, छोटी संसद के रूप में भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ मैकाले कमिटी 1854 टू फिल द हायर पोस्ट ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन बिगन्स, मतलब जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, आप कोशिश करिए कि आप इन्हें याद रखें जिससे आप फैक्ट्स को एग्जाम टाइम पे रिलेट कर पाएँ, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से फिर कंपनी का शासन खत्म होता है, ठीक है। तो कंपनी के शासन में आपने क्या पढ़ा, तो कंपनी के शासन में आपने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, देन पिट्स इंडिया एक्ट और देन चार्टर एक्ट, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 एक्ट हैं जो आपको कंपनी के शासन में याद रखने हैं। अब आता है क्राउन का शासन, मतलब क्राउन रूल, ठीक है। तो क्राउन रूल कब तक चला, तो 1858 से 1947 तक क्राउन रूल चला, जिसमें हमें कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट एक्ट पढ़ने हैं और इसी के अंतर्गत 1919 और 1935 का भी अधिनियम आता है, ठीक है, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने लगभग फिक्स हैं। तो आपको उस टॉपिक को तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ओके। तो सबसे पहला एक्ट है क्राउन रूल के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें गवर्नर जनरल, जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। अब देखिए, आपने पढ़ा 1773 में जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। आपने फिर पढ़ा 1833 के चार्टर एक्ट में कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। लेकिन 1858 के भारत परिषद अधिनियम में जो बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसे अब भारत का वायसराय बना दिया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत बनने वाले पहले वायसराय का नाम
लॉर्ड कैनिंग था। समझ आया? तो आप चलिए बताइए, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर का नाम तो वॉरेन हेस्टिंग। सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल का नाम, सॉरी एक मिनट, वेट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल का नाम विलियम बेंटिक था। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले भारत के वायसराय का नेम क्या था, तो सबसे पहले भारत के वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इतना याद रहेगा। सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग। फिर सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। सबसे पहला भारत का वॉयसराय तो फिर लॉर्ड कैनिंग। इतना पॉइंट आप सभी याद रखिए। देन भारतीय शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन। महारानी विक्टोरिया के अधीन अब भारत का शासन हो गया, मतलब अब भारत में क्राउन रूल चलेगा। ठीक है, भारत में ताज का शासन चलेगा। अगला पॉइंट है, द्वैत प्रणाली समाप्त कर इनके अधिकार भारतीय राज्य सचिव को दे दिए गए। द्वैत प्रणाली क्या है तो आपने पढ़ा, कंपनी में ही बीओडी और बीओसी था, तो इसे हम द्वैत प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो द्वैत प्रणाली को खत्म कर दिया गया और जो कंपनी का शासन है उसको ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, जिससे भारतीय राज्य सचिव को ये अधिकार मिल गए। मतलब जो अभी तक अधिकार बीओडी और बीओसी के थे, वे अधिकार अब भारतीय राज्य सचिव के होंगे। गॉट इट? देन अगला पॉइंट, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण। मतलब अभी तक जो शासन किया जा रहा था, जो नियंत्रण था, वो इस तरह से था कि कंपनी ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी रिपोर्ट करती थी कि भारत में क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही लोग हैं वही ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे कि भारत में क्या चल रहा है, किस तरह से काम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन। इसमें 15 सदस्य की भारतीय परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 8 लोग ब्रिटिशर्स थे और 7 लोग कंपनी के थे। ठीक है, मतलब अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में थी उससे 7 लोगों को मिला करके और 8 लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, जिनसे भारतीय परिषद का सृजन किया गया। फिर उसके बाद मुगल सम्राट पद की समाप्ति, मतलब मुगल सम्राट पद को पूर्णतः समाप्त किया गया। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पे ताज शासन भारत में आ गया। फिर उसके बाद ये हुआ भारतीय शासन अधिनियम 1858। अब आगे देखिए। ओके, तो आपके सामने अगला एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये भारत परिषद अधिनियम भी 2 बार आया, 1861, 1892 और 1909। यहाँ इस एक्ट के अंतर्गत आपका सबसे पहला पॉइंट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। मतलब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उसका विस्तार किया गया। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। देन विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। मतलब जब यहाँ पे क्राउन रूल चला तो फिर विधि निर्माण में, मतलब कानूनों के निर्माण में भारतीयों को भी महत्व दिया गया। ठीक है, मतलब भारतीय प्रतिनिधि जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी शामिल किया गया। गॉट इट? देन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीय मनोनीत किए। मतलब अभी तक जो विधान परिषद थी उसमें भारतीय नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधान परिषद में 3 भारतीय मनोनीत किए गए, जिसमें एक बनारस के राजा थे। ठीक है, अब कौन थे ये सब आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आप एक ऐसे ओवरव्यू, इनसाइट एट अ ग्लैंस देखते हुए चलें। ठीक है, अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मतलब जो गवर्नर जनरल है उनको ऑर्डिनेंस पावर दी गई। तो यहाँ से आपसे हिस्ट्री में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस पावर कब दी गई। तो इसका राइट आंसर 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन भारत में स्टार्ट हुआ। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन क्या है अब उसे समझिए। देखिए, बेसिकली 2 होता है, सेंट्रलाइजेशन और
डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में बेसिकली पावर जो है, जो शक्तियां हैं, वो एक जगह पर केंद्रित होती हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी एक के पास पावर रहे तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हम कहते हैं जब शक्तियों का बंटवारा छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे स्तरों में कर दिया जाए, ठीक है। तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब जब शक्तियों का बंटवारा हो जाए तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। और अगर शक्तियां एक जगह पर केंद्रित रहें तो उसे फिर सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। समझ आया? आपके पास अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के। यहाँ पे वायसराय ऑफ इंडिया क्वीन विक्टोरिया बाय एंडिंग द ड्यूअल सिस्टम, मतलब डायरकी रूल, देयर पावर्स वर गिवन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। मतलब भारतीय राज्य सचिव को पावर सौंप दी गई। कंपनी रूल, ब्रिटिश क्राउन, क्रिएशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद का सृजन किया गया, ठीक है। और फिर इंड द पोस्ट ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1858 था। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंक्लूडिंग इन लॉ मेकिंग, मतलब जो भारत के प्रतिनिधि हैं उनको लॉ मेकिंग, विधि निर्माण में इंक्लूड किया गया, ठीक है। वायसराय लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनोनीत किया, ठीक है। अब वो 3 भारतीय कौन थे, ये पॉलिटी में बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। गॉट इट? देन अगला पॉइंट है 1873 का अधिनियम। 1873 के अधिनियम में सिर्फ एक ही प्रोविजन था, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियली इस अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को किस डेट पर, किस अधिनियम के अंतर्गत खत्म किया गया, तो आपका राइट आंसर 1 जनवरी 1884 को, 1 जनवरी 1884 को 1873 के अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, ठीक है। इतना याद रहेगा। देन अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर 1892 हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, विधान परिषद अब बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत। यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगला है केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य, मतलब नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स की नियुक्ति, नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स की नियुक्ति वायसराय तथा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर के द्वारा। मतलब जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स हैं उनका केंद्रीय विधान परिषद में जो नॉमिनेशन है, जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, वो वायसराय के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। गॉट इट? मतलब आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो आज का प्रेसिडेंट, उस टाइम का वायसराय, और आज का राज्यपाल दैट इज गवर्नर, उस टाइम का प्रांतीय विधानसभा का गवर्नर, ठीक है। इतना क्लियर है? देन अगला, ये वही पूरा इंग्लिश में है। ऑन जनवरी 1, 1884 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मली डिसॉल्व, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद के पॉइंट आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, गैर सरकारी जो सदस्य हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें वायसराय के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाने लगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? देन अगला एक्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बेसिकली यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत अगर आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप 1919 और 1935 के बेस को बहुत ईजिली कैचअप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मतलब इस अधिनियम को
मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सुधार रिफॉर्म। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इस अधिनियम को भारत में सुधार के लिए लाया गया था, ठीक है। अब मार्ले कौन थे? तो मार्ले उस टाइम पर भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। और मिंटो कौन थे? तो मिंटो उस टाइम पर भारत के वायसराय हुआ करते थे, ठीक है। याद रहेगा, मार्ले कौन थे? तो मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। मिंटो कौन थे? तो मिंटो भारत के वायसराय थे। और मिंटो की नेम पर ही आप एक पॉइंट और याद रखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा है। मतलब कम्युनल इलेक्शन का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो वो मिंटो होंगे, ठीक है, मिंटो इसका आंसर होगा। ओके, फिर अगला पॉइंट है कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। पहले सत्येंद्र सिन्हा, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, ठीक है, लेकिन उस कार्यकारी परिषद में सिर्फ और सिर्फ विदेशी हुआ करते थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब उसमें 1809 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीयों की भी नियुक्ति की जाने लगी, ठीक है। और पहले व्यक्ति जिनकी भारतीयों में नियुक्ति की गई उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपीएस, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति की गई और कहाँ पर नियुक्ति की गई? तो इनकी नियुक्ति विधि सदस्य के रूप में की गई। याद रहेगा, पहले विधि सदस्य जो भारतीय थे कार्यकारिणी परिषद में, उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर वाद विवाद मत देने का अधिकार मिला। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, अब ये बेसिकली इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन, बेसिकली इस एक्ट में ऐसा प्रोविज़न किया गया कि जो हिंदू हैं वो सिर्फ हिंदू को वोट देंगे और जो मुस्लिम हैं वो सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई हिंदू रिप्रेजेंटेटिव है जो चुनाव लड़ रहे हैं तो सिर्फ उन्हें हिंदू वोटर्स ही वोट देंगे, और अगर कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है तो सिर्फ उन्हें मुस्लिम वोटर्स ही वोट देंगे, ठीक है। तो समुदाय के लिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन कर दिया गया और यही कारण है कि मिंटो को राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया है, ठीक है। क्योंकि 1909 का जब अधिनियम आया, जो कि मार्ले मिंटो सुधार जिसका नाम है, तो उसमें प्रावधान किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन का, मतलब हिंदू मुस्लिम आदि संप्रदायों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन, ठीक है। इसी कारण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा है। व्हाट इट। फिर अगला पॉइंट है सबसे कम समय तक चलने वाला एक्ट ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में। मतलब देखिए, अभी तक ब्रिटिश के द्वारा जितने भी एक्ट आए, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, ब्रिट्स इंडिया एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, इंडियन काउंसिल एक्ट हो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 92 हो, या फिर कोई भी एक्ट हो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम समय तक चलने वाला कोई ऐसा एक्ट, तो उसका आंसर भारत परिषद अधिनियम 1909 हो जाएगा, ठीक है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम सबसे कम समय तक चलने वाला एक्ट है। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा, ये पॉइंट तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। फिर लास्ट पॉइंट है महात्मा गांधी ने इस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा। ये आप याद रखें, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट किसने कहा, तो आपका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? चलिए एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मार्ले उस टाइम पर भारत के सेक्रेटरी थे और मिंटो भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो मार्ले क्या थे? सेक्रेटरी थे। मिंटो क्या थे? वायसराय थे। इस कारण से इसका नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये तो समझाया। लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें पहले भारतीय जो कि विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए, उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, ठीक है।
The central and provincial legislative councils got the right to debate and vote on the budget. ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं. सेपरेट प्रोविजन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी. मतलब यहाँ पर कम्युनल वाइज यहाँ पे इलेक्शन कराए गए. ठीक है, मुस्लिम्स के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, और अलग भी कैसा कि जो वोटर्स हैं वो सिर्फ अपने ही रिलीजन, अपने ही समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे. ठीक है, इसी कारण से राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन भी कहा है. गॉट इट. फिर शॉर्टेस्ट लास्टिंग एक्ट, मतलब सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम. महात्मा गांधी कॉल्ड दिस एक्ट एन एक्ट दैट वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. मतलब सब कुछ नाश कर देने वाला, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने वाला एक्ट इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था. ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे. आज हमने कंपनी रूल पूरा पढ़ा. ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में कैसे आई, उसने किस तरह से व्यापार किया, देन व्यापार से किस तरह से प्रशासन किया, हमने वो सब कुछ पढ़ा. ठीक है, कंपनी रूल में हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट में 1813, 1833 और 1853 पढ़ा. ठीक है, फिर उसके बाद क्राउन रूल में बेसिकली हमने भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ा. फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 पढ़ा, भारत परिषद अधिनियम 92 पढ़ा, भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ा. ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप आप सभी को इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आप सभी इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पा गए होंगे. ठीक है, मतलब अगर आपने इतना समझ लिया है तो 1919 और 1935 का एक्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि जितनी भी टफ टर्मिनोलॉजी थी जैसे द्वैत शासन, कार्यकारी परिषद एक्सेट्रा, वो आपको यहाँ पे मिल गई. ठीक है, तो अब आपको उन 2 एक्ट्स में मैक्सिमम 1 आवर का टाइम देना है. ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है. कल मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग. और बेसिकली अभी 1 से 2 दिन ये क्लास आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगी. ठीक है, लाइव क्लास नहीं होने का एक कारण है कि अभी आई एम आउट ऑफ स्टेशन. जैसे ही हम स्टूडियो पर पहुंचते हैं वैसे ही आपको लाइव क्लास विथ कैमरा मिलेगी. ठीक है, जिसमें यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर होती रहेगी और साइड में कैमरा भी चलता रहेगा. ठीक है, तो अभी 1-2 दिन जब तक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 ये टॉपिक चल रहा है तब तक आपको क्लासेस रिकॉर्डेड ही मिलेंगी. ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट.